Yes, we are continuing our chapter Long Walk to Freedom, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी और वो लॉन्ग वॉक उन्होंने कंप्लीट कर ली, उन्हें फ्रीडम मिल गई। और जब फ्रीडम उन्हें मिल गई तो वो क्या बन गए? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और जिस समय वो ब्लैक प्रेसिडेंट की प्लेज ले रहे थे उस समय उन्होंने अपनी एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि जो हमारे देश ने अभी तक स्ट्रगल किया है उसके लिए जो ऑपरेशन हमें करना पड़ा है, बहुत सारा स्ट्रगल हमने इस चीज के फ्रीडम को पाने के लिए किया है, वो अब दोबारा कभी नहीं होगा। और जो उपलब्धि हमें मिल गई है, व्हाट अचीवमेंट वी हैव गॉट, वी विल नेवर लेफ्ट दैट। द सन ऑफ द ग्लोरियस ऑफ अ ह्यूमन अचीवमेंट विल नेवर सेट डाउन। वो सूरज जो ग्लोरियस अचीवमेंट का, ह्यूमन अचीवमेंट का है, वो अब कभी भी सेट डाउन नहीं होगा, कभी भी नहीं अस्त होगा। तो अब उसी समय पर वही ये इनोवेशन प्रोग्राम चल ही रहा है। तो तब नेल्सन मंडेला आगे क्या क्या रिकॉल कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, वी विल डिस्कस हियर। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. Spectacular array means an impressive display. Spectacular. Spectacular array मीन्स होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। इम्प्रेसिव जो दूसरों को इम्प्रेस कर दे, ऐसा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ उसी प्रेजेंटेशन की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद में ही जब उन्होंने प्लेज ले ली, अपनी स्पीच दे दी, तो वो बैठे हुए थे और कुछ क्षण के बाद उन्होंने ऊपर अपनी आंखें उठाई तो उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर अपनी परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना इम्प्रेसिव डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्ले दे रहे हैं। इट मीन्स जो जेट थे और जो हेलीकॉप्टर थे, आपने एयरफोर्स डे का प्रोग्राम देखा है किसी बच्चे ने? यस मैम। तो एयरफोर्स डे पर आपने देखा होगा कि ऊपर आकाश में जब हम देखते हैं तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स और जेट्स, जो भी विमान होते हैं, एयरशिप्स होते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं डिफरेंट तरीके से, बहुत सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो वैसा ही प्रेजेंटेशन यहाँ यूनियन बिल्डिंग में जब ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था तब वहां पर भी इसी तरह का डिस्प्ले किया गया। और वो डिस्प्ले कैसा था? बहुत इंप्रेसिव, जैसे हमने हिंडन वाला देखा हुआ है। और ऐसे ही हमारे स्कूल में जैसे घोष का प्रेजेंटेशन होता है, वो भी बहुत अच्छे से अपना डिस्प्ले करते हैं, एनसीसी वाले बच्चे अपना डिस्प्ले करते हैं, तो इसी, और वो हमारे फिजिकल वाले बच्चे अपना डिस्प्ले करते हैं। वैसा ही वहां पर जो साउथ अफ्रीकन जेट थे वो भी अपनी खुशी को, अपने सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे जो बहुत इंप्रेसिव था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये केवल एक ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था जो केवल पिन पॉइंट करने के लिए कि हाँ हम इतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, ये चीज दिखाने के लिए नहीं था, मिलिट्री फोर्स को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि और किस लिए था? बल्कि डेमोक्रेसी के लिए जो मिलिट्री की लॉयलिटी है कि हम लॉयल होकर काम करेंगे, हम वफादारी के साथ काम करेंगे, वास्तव में ये उसका प्रेजेंटेशन था। वे दिखाना चाहते थे कि हम किस तरीके से अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट। और ये जो डेमोक्रेसी के लिए अपनी मिलिट्री की लॉयलिटी दिखा रहे थे और साथ ही और किसको दिखा रहे थे? टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और साथ ही उसके लिए भी जो अभी हमारी नई गवर्नमेंट बनी थी और उसके प्रति वो अपनी लॉयलिटी को दिखा रहे थे कि हम फ्रीली और फेयरली जो इलेक्शन हुआ है और उसमें बहुत फ्री तरीके से, बहुत फेयर तरीके से न्यू गवर्नमेंट तैयार हुई है, अपनी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनी है हमारी, तो उसके प्रति मिलिट्री की लॉयलिटी क्या है उसका प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे।
Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले की ही बात थी कि द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल थे, वो क्या कर रहे थे, जिनकी चेस्ट पर भी रिबन्स और मेडल सजे हुए थे, वो कुछ दिनों पहले उन्हें डिडक्ट किए गए थे, वो अब उन्हें सैल्यूट कर रहे थे और प्लेज ले रहे थे उनकी लॉयल्टी की। वो बता रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के मेडल से सजे हुए हाईएस्ट जनरल्स हैं, वो उन्हें सैल्यूट कर रहे थे और उनकी लॉयल्टी की प्लेज ले रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. अब नेल्सन मंडेला अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं कि अभी बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, कुछ ही सालों पहले की बात है कि ये व्यक्ति हमें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट करते थे, और आज वही व्यक्ति नेल्सन मंडेला को क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोस्ट। Finally, a caravan of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. कैरवन कहते हैं बेटा वी शेप में कोई प्रेजेंटेशन देना, वी शेप में ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अपनी एक शेप बना लेते हैं जो वी जैसी लगती है और उस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देना, अपने आप को प्रेजेंट करने का काम यहाँ पर चल रहा है। और वो प्रेजेंटेशन कैसे आ रही है, वो वी शेप में स्मोक है, और वो स्मोक कैसा है, कलरफुल स्मोक है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये तीन सारे कलर्स हैं जो किसके प्रतीक है, किसका सिंबल है, न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, अफ्रीकन फ्लैग। तो जेट, इम्पाला जेट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कलर का जो साउथ अफ्रीकन न्यू फ्लैग है, उस कलर में अपना स्मोक ट्रेल करते हुए, छोड़ते हुए जा रहे हैं, बी शेप में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो दिन मेरे लिए बहुत ही सम्मान का दिन है, बहुत ही प्रतीकात्मक दिन है, क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम एक साथ गाए जा रहे थे, सिंग किए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग मिकोसी सिकलल आई अफ्रीका, जो वाइट सिंगिंग कर रहे थे, वाइट सिंगिंग का विजन दे रहे थे, वो था सॉन्ग, नेशनल एंथम सॉन्ग मिकोसी साइक्लेल आई अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो दोनों का अपना अपना नेशनल एंथम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो हमारे रिपब्लिक का, गणतंत्र का पुराना एंथम है, पुराना सॉन्ग है, राष्ट्रीय सॉन्ग है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप नी द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड, यद्यपि वो नए जो सॉन्ग चल रहा था, नेशनल एंथम सिंगिंग किया जा रहा था, उसकी लिरिक नहीं जानते थे, फिर भी अपनी ओपिनियन में वो उसे प्रेजेंट कर रहे थे। दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि उन्हें वो वर्ड, वो नेशनल एंथम लर्न हो जाएगा, लर्न बाय हार्ट कर लेंगे वो। तो ऐसा प्रेजेंटेशन वहां चल रहा था कि जैट अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इम्पाला जेट्स अपना दे रहे थे, और फिर नेशनल एंथम सिंग किया जा रहा था। तो वो सारी चीजें वो नेशनल मंडेला यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनोग्रेशन के दिन मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री की फीलिंग से, कि मेरे इतिहास की क्या भावनाएं रही, इतिहास में क्या क्या हुआ, उसी सेंस से, उसी को सोचते हुए वो ओवरवेल्म्ड हो गए। ओवरवेल्म्ड मीन्स व्याकुल हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाना, फुल ऑफ इमोशन। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री से ओवरवेल्म हो गया उसी दिन जिस दिन इनॉग्रेशन चल रहा था, क्योंकि उन्हें उस समय पर बैठे बैठे अपने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री की याद दिलाई जा रही थी कि किस तरह से हमने व्हाइट सुपरमेसी से अपने देश को आजाद कराया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। नाउ नेल्सन मंडेला इज
presenting here his own experience that how white supremacy ruled over South Africa and how South Africans get their freedom from them. कि उन्होंने उनसे छुटकारा कैसे पाया, अपनी आजादी कैसे पाई, ये सारा एक्सपीरियंस वो बताना चाह रहे हैं. तो वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू के दशक में, शताब्दी कितनी होती है 100 ईयर्स की, और डिकेड्स होता है 10 ईयर्स का. तो शुरू के दशक में यानी स्टार्टिंग के 10 ईयर्स की बात है कि a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो बता रहे हैं कि तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जन्म से भी पहले 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में एंग्लो बोअर वार हुआ था, बहुत बिटर वार हुआ था, और उससे पहले उनका जन्म भी नहीं हुआ था. तब की वो बातें हैं. तब वाइट स्किन पीपल जो साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया और अपने रेशियल डोमिनेशन सिस्टम को इरेक्ट कर दिया, खींच दिया वहां पर. इट मीन्स उनका अपना व्हाइट सुपरमेसी शासन रूल चलने लगे. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, they created, they formed, वो कैसा था? One of the harshest, बहुत ही अधिक क्रूअल तरीके से किया जाने वाला, बहुत ज्यादा हार्श मेंटल उनके साथ किया जाता था. मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ज्यादा अगर हम मानकर चले तो मान्यता तो उसमें होती ही नहीं थी, कठोरता का नियम था उसमें. सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, वो सोसाइटी जिसे हमेशा याद रखेगी, ऐसा सिस्टम उन्होंने वहां तैयार किया था, ऐसा स्ट्रक्चर अपने रूल्स रेगुलेशन का उन्होंने बना दिया था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड में तो क्या हुआ, व्हाइट सुपरमेसी ने अपना रूल्स स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर रेशियल डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया. लेकिन जब लास्ट डिकेड आया सेंचुरी का, तब क्या हुआ? इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 80th डिकेड एज अ मैन, 80th मीन्स 80 हो गई. इट मीन्स डिकेड कितने का होता है? 10 का, और 10 into 2 8, सॉरी, तो बन गया 80. तो इस समय नेल्सन मंडेला 80 के हैं. और जबकि ये वार शुरू कब हुआ, ये एंग्लो इंडियन बोअर वार कब हुआ था? नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, और उसी के टाइम पर ही साउथ अफ्रीकन के ऊपर व्हाइट सुपरमेसी का शासन शुरू हो गया था, उनके डिस्क्रिमिनेशन के रूल शुरू हो चुके थे. और अब जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट का टाइम आ चुका है सेंचुरी का, और वो उस समय पर नेल्सन मंडेला की एज 80 की हो चुकी है. सब वो बता रहे हैं in the last decade of the 20th century and my own 80th decade as a man, कि वो 20th century का लास्ट डिकेड था और मेरे अपने एक मनुष्य के रूप में, एक आदमी के रूप में 80 डिकेड, 8 डिकेड कंप्लीट कर चुका था, यानी 80 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे. तब क्या हुआ? दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, तब जाकर ये सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न हो गया. जो नेल्सन मंडेला के जन्म से भी पहले शुरू हुआ था, और जिस समय नेल्सन मंडेला 80 के हो गए, तब जाकर वो सिस्टम पूरी तरह से खत्म हुआ. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. तब उसका स्थान किसने ले लिया? जनता के अधिकारों और आजादी ने, जनता के अधिकार और आजादी को उसका स्थान मिल गया. और वो भी कैसे? बिना स्किन कलर के, कि कोई स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रहेगा, पूरी तरह से आजादी मिलेगी, सबको पूरे अधिकार मिलेंगे. उस तरीके से अब ये नया सिस्टम शुरू हुआ. वो स्थान किसका था? वो व्हाइट सुपरमेसी ने ले रखा था. अब उसको पूरी तरह खत्म किया गया और उसके प्लेस पर जनता को शासन, जनता का शासन, जनता के अधिकार, जनता की आजादी, सब कुछ साउथ अफ्रीका को मिल चुका था. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. नेल्सन मंडेला वहीं बैठे बैठे याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं मेमोरी को, कि ये जो दिन आया है आज, that day had come about, जो दिन आ गया है अब, वो कैसे आया है?
थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। अनइमेजिनेबल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने सेक्रीफाइस करने पड़े इसके लिए। एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मेरे देशवासियों को, हजारों व्यक्तियों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। हजारों व्यक्तियों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस है, उन हजारों व्यक्तियों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस किए, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। आज ये दिन हमें देखने को मिला है। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिन व्यक्तियों ने कष्ट उठाए थे, जिन व्यक्तियों ने साहस दिखाया था, उनकी कीमत भी हम नहीं चुका सकते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को भी हम नहीं गिन सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा देश भारत अंग्रेजों का पहले गुलाम था और उसकी आजादी के लिए we had to struggle too much and many people sacrificed their life, बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया। we cannot repay them, हम उनकी भी कीमत नहीं चुका सकते। in the same way Nelson Mandela is recalling and he is also sharing his experience that thousands of people have sacrificed their lives and they have to suffer and they show their courage, but we cannot count their courage and sacrifices, we cannot repaid of them. I felt that day as I have on so many days ago. मैं महसूस करता हूँ उस दिन को कि जैसे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा भी लंबा टाइम नहीं हुआ इस बात को कि कितने सारे व्यक्तियों ने, अफ्रीकन पैट्रियोट्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किए, वन बाय वन। कैसे किए? वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सेक्रीफाइस किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया। इसी तरह से करते करते एक लंबी चेन बनी और मैं भी उसी चेन में जुड़ता चला गया। एक लंबी चेन बनती गई और मैं उसी चेन में जुड़ गया। मैं क्या हूँ? मैं तो उसका केवल एक सम हूँ, मैं तो केवल एक उसका परिणाम निकल कर आया हूँ कि उन सब के ने, अफ्रीकन पैट्रियोट्स ने सेक्रीफाइस की और मैं भी उसमें जुड़ गया, मैं भी उसी लंबी लाइन में जुड़ गया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब वो जो नोबल लाइन थी, एक लंबी लाइन बनी हुई थी, वो लाइन मेरे पास तक आते आते खत्म हो गई। अब मेरे साथ में एक और नई लाइन बनी है जो किसकी है? फ्रीडम की तरफ है। वो लाइन कहाँ जाएगी? फ्रीडम की तरफ जाएगी। ये स्ट्रगल करते करते एक लंबी चेन बनी, एक लंबी लाइन तैयार हुई और अब ये आजादी यहाँ से शुरू हो गई है और ये आजादी की लाइन अब फिर से लंबी होनी शुरू हो गई है। नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन, मुझे बहुत दुख है। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं तो अपने धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? दैट दे वर नॉट एबल टू सी मी, वो मुझे देखने के योग्य नहीं है, उस चीज को देखने के योग्य नहीं है। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड व्रॉट, कि उनके सेक्रीफाइस का परिणाम क्या हुआ, उनके सेक्रीफाइस से हमें अचीव क्या हुआ। मैं उन व्यक्तियों का धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं हूँ जिन्होंने एक के बाद एक करके देश की आजादी के लिए अपने आप के, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस किए। आई एम नॉट एबल टू thank them because they are not alive, they have had died, वे मर चुके थे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. जो apartheid policy थी, what is the apartheid policy? Apartheid policies means discrimination because of the racial government, because of the racial system. रेशियल सिस्टम को लेकर, जाति प्रजाति को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन थे, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। तो वो जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसने क्या किया? क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, मेरे देश और मेरे देशवासियों के ऊपर उसने गहरा और कभी भी ना मिटने वाला घाव बना दिया था। अपार्थाइड सिस्टम ने कभी भी ना मिटने वाले से क्या मतलब है कि अब जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने डाल दिया था सभी के माइंड में कि इस व्यक्ति को ये पोस्ट मिलनी चाहिए, ये काले रंग का है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ा सा तो सही है तो उसको और ऊंची पोस्ट मिले, या ये ऊंची जाति का है तो उसको ये पोस्ट मिले। तो इस तरह के जो भेदभाव, डिफ्रेंशिएट उन्होंने कर दिया था, कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी, वो कुछ कुछ आज भी देखने को मिलती है। तो वो नेवर लास्टिंग वाउंड था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से बहुत हैं ऐसे जिन्होंने बहुत साल बिता दिए
इफ नॉट जनरेशन, यदि हम बात नहीं कर सकते जनरेशन की, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि हम उनसे उन गहरे घावों से बाहर निकल आए, रिकवर हो जाएं, हम जनरेशन में इसकी बात नहीं कर सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुएलिटी हैड अनदर, लेकिन ये जो ब्रुएलिटी का और ऑपरेशन का डिकेड था, ये जो निष्ठुरता का डिकेड था, वो अब दोबारा नहीं होगा। एन अनइंटेंडेड इफेक्ट, अब उसका अनिच्छुक इफेक्ट होगा। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोज, और ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो ब्रिटिलिटी दिखाई दी, उसके द्वारा कौन कौन प्रोड्यूस हो गया, किसको हम जान रहे इसके द्वारा? ओलिवर टेम्बोज को, जिन्होंने अफ्रीका की फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल किया। द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लिथिलस एंड यूसुफ डेडू, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकॉज ऑफ आवर टाइम, ये भी हमारे टाइम के वही व्यक्ति थे, जो मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया, विजडम दिखाया और जेनरसिटी थी उनके अंदर। दैट देयर लाइफ मे नेवर बी नोन अगेन, अब उन जैसे व्यक्ति अब दोबारा कभी नहीं देखे जा सकते हैं। नेल्सन मंडेला बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत करेज से काम लिया और हमारे देश को आजाद करा दिया। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, जेनसिटी थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति अब हमें देखने को दोबारा नहीं मिल सकते हैं। Perhaps it requires such depth of cooperation to create such height of character. शायद इन ऊंचे स्तर वाले कैरेक्टर को पाने के लिए हमें ऑपरेशन की गहराई में जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमें बहुत ऊंचे पे जाना हो, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी कुछ ऐसा बताया था कि अगर हमें किसी चीज में बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत गहराई तक हमें उस काम को करना पड़ेगा, उसकी बॉटम तक हमें पहुंचना होगा, उसकी फाउंडेशन तक हमें जाना होगा, तब हम उसकी टॉप तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? डाइव करते हैं। डाइव करने में हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे, और फिर तैरते हुए एकदम ऊपर आते हैं। ऐसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में स्ट्रगल करना होता है तो हमें क्या करना होगा? हम कहते हैं आपको कि डीप स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से सिंसियर तरीके से स्टडी कीजिए। तो हमें क्या करना है? उसकी बॉटम तक जाना पड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे? उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे तब हमारे वो निकलकर बाहर आते हैं। तो वही चीज वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है, ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें गहराई से ऑपरेशन करना पड़ता है, तब हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं जिस ऊंचाई पर आज पहुंचे हैं। जिस स्वतंत्रता को आज हमने प्राप्त किया है, उसके लिए हमने बहुत डीप डेप्थ ऑफ ऑपरेशन को यूज किया है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरा देश बहुत रिच है, किसमें? मिनरल्स में, जेम्स में, जो इसकी सॉइल में दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये सब मेरे देश में बहुत कुछ है, ये मिनरल्स बहुत हैं, जेम्स बहुत हैं, बल्कि मेरे देश को अगर जाना जाएगा तो कैसे? उसके धन को कैसे जाना जाएगा? उसकी व्यक्तियों से। और उसके जो व्यक्ति है वो क्या है? बहुत शुद्ध, सच्चे और प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा प्योर है वो। तो वो कहना चाह रहे हैं कि माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट बीनीथ लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव आल्सो नोन, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ रिच होते हुए भी मेरे देश का जो धन है वो इस देश के व्यक्ति हैं, जो प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन है, प्योरेस्ट डायमंड से भी प्योर है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और ये स्ट्रगल में जो कॉमरेड थे मेरे, उनसे मैंने जाना, मैंने सीखा कि करेज का मीनिंग क्या है। साहस किसे कहते हैं? कॉमरेड, कंपेनियन, जो मेरे साथी थे, मेरे फेलो थे, उनसे मैंने सीखा कि करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव नेवर सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। वो टाइम अब दोबारा नहीं आएगा कि मैं उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को, उनके रिस्क को और उन्होंने जो अपना जीवन दे दिया उसको मैं दोबारा देख पाऊं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing us strength and resilience that defies the imagination.
मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा था जो किसी भी तरीके के अटैक के लिए और टॉर्चर, जो बिना रुके विदाउट ब्रेकिंग उनको टॉर्चर किया जाता था, उसके लिए भी स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो जाते थे, पूरी ताकत के साथ खड़े होते थे, उसका सामना करते थे, अपनी स्ट्रेंथ शो करते थे और अपनी उस एबिलिटी को दिखाते थे जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट बाय एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला याद करते जा रहे हैं कि हाँ, उन दिनों में क्या क्या हुआ था। मैं उन दिनों में जो साहस मुझे उन व्यक्तियों से देखने को मिला, सीखने को मिला, वो साहस था कि साहस वो होता है जो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। यानी कि अगर हम ये सोच लें कि मेरे अंदर फियर नहीं है तो इट मीन्स मैं करेजियस हूं, नहीं। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज एब्सेंस नहीं है फियर की, बल्कि क्या है? ट्रियम्फ ओवर इट, उसके ऊपर विजय। अगर हम बता रहे हैं कि हम करेजियस हैं क्योंकि हमारे अंदर नो फियर, डर नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, तो ये करेज नहीं है, करेज नहीं है। करेज बल्कि क्या है? करेज है कि हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। करेज का मीन्स ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, करेज का मीन्स है कि हमने डर के ऊपर विजय प्राप्त की, इस डर के ऊपर विजय प्राप्त की और डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो इसका मीन्स कि हम करेजियस हैं। केवल डर नहीं है, डर को हमने निकाल रखा है, इसका मतलब करेज नहीं होता है, बल्कि करेज का मतलब होता है कि डर के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें, डर को अब जीवन में कभी भी नहीं आने देंगे, हरा देते हैं उसको। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब वो दूसरी डिफाइन बता रहे हैं कि हम ब्रेव मैन किसको कह रहे हैं? ब्रेव मैन वो व्यक्ति नहीं है जो डरता नहीं है। हम क्या कहते हैं? ये डरता नहीं है, बहुत बहादुर है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेव मैन वो होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। करेज भी वो होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, और बहादुर व्यक्ति वो है, करेजियस व्यक्ति वो है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि हमें डर को हमेशा के लिए निकालना है, केवल ये नहीं कि हम डर नहीं रहे हैं, हम डर कर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्किन कलर को लेकर हेट करना सीखते हुए जन्मजात हो, जिसका जन्म ही ऐसे हुआ हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि उसको पहले से ही पता हो कि मुझे हेट करनी है इस व्यक्ति से क्योंकि इसका रंग काला है, ऐसे कोई सीखा हुआ नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड, या फिर इसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, ये अच्छी फैमिली, रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, हम ये भी नहीं समझ सकते हैं। और हिज रिलीजन, या फिर धर्म को लेकर कोई भी व्यक्ति जन्म से इस चीज को हेट करना नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। व्यक्तियों को हेट करना सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो हेट करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उन्हें लव करना आसानी से सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी को हेट ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लव की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। अगर घर में हमें सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिल रही हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये फैसिलिटीज आई कैसे। जब हमारे पास उन चीजों की कमी होगी तब हम उनके लिए स्ट्रगल करेंगे, हम उस चीज को पाना चाहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए हेट करना सीखना चाहिए, बिकॉज तभी उसे आसानी से लव करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो लव होता है वो ह्यूमन हार्ट में उसके अपोजिट में नेचुरल वे से आ जाता है। अगर वो हेट करना सीख चुका है तो लव उसको नेचुरली ही मिल जाएगा। Even in the dreamiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. यहाँ तक कि जब मैं जेल में था तो वो मेरा सबसे ज्यादा पीसने वाला समय था, यानी बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। लेकिन और उस समय पर मुझे और मेरे कॉमरेड्स को उस स्ट्रगल वाले टाइम में डाल दिया गया जेल में, यानी वहां बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था हमें। और उस समय भी क्या हुआ, जो वहां के गार्ड थे उनमें से किसी एक में मुझे ह्यूमैनिटी दिखाई दे गई, हल्की सी झलक दिखाई दी केवल, पर जस्ट फॉर अ सेकेंड, केवल एक सेकंड के लिए। वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे, बहुत इनह्यूमन थे, लेकिन एक सेकंड के लिए शायद मुझे उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी की झलक दिखाई दी। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी
एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो 1 सेकंड की जो झलक थी उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि अभी ह्यूमैनिटी बची हुई है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ऐसी ज्वाला है जिसे हम छुपा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो जो गार्ड थे उसके अंदर मानवता थी, इसकी एक झलक जब मुझे दिखाई दी तो मुझे पता चला कि इसके अंदर अच्छाई है, इसकी ज्वाला को छिपाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी ज्वाला मुझे दिखाई दे रही। तो यहाँ पर इतने सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा नेल्सन मंडेला बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो वो कभी खत्म नहीं होती है, उसे हम कभी भी दे सकते हैं, वो दिखाई कभी भी दे जा सकती है, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए दिखाई दे। तो हमें हमेशा अच्छाई की तरफ जाना चाहिए बजाय किसी बुराई की।